ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पायल के साथ क्या हुआ। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अब मैं बड़ी हो गई थी। मेरे घर में अब मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। कुछ दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता मिल गया। लड़का कौन था, कैसा था, ये तो मुझे नहीं पता, और ना ही लड़के के बारे में किसी ने मुझे बताया, और ना ही मेरी सगाई हुई। सगाई क्या, लड़के की तस्वीर भी मुझे नहीं दिखाई गई। ये सब कुछ हमारी गरीबी का नतीजा था। मैं 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरे से छोटी मेरी 2 बहन और एक मेरा भाई था। हम तीनों बहनें दिखने में शादी के लायक हो चुकी थी, पर मैं घर में सबसे बड़ी थी। इसलिए मेरे घर वाले मेरी शादी की जल्दी मचाए थे कि जल्दी पायल की शादी हो जाए, उसके बाद और 2 बहनों की शादी होगी। कुछ दिन बाद मेरी शादी अरुण नाम के एक शख्स से करवा दी गई। मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई। ससुराल में मैंने देखा, ना तो मेरे सास ससुर थे और ना ही कोई बड़ा बुजुर्ग। उस घर में शायद मेरे पति और उनका छोटा भाई था। कुछ देर बाद रात हुई और मुझे सुहाग की सेज पर बिठा दिया गया। कुछ देर बाद मेरे कमरे में किसी के आने की आहट हुई। मुझे लगा कि ये मेरे पति हैं, पर आते ही मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, भाभी। मैं समझ गई कि ये मेरा देवर अजीत है। अजीत ने मुझसे कहा, भाभी आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो। आपकी खूबसूरती देखकर मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि शायद भैया आपको खुश नहीं रख पाए। पर ये बात आप भैया को मत बताइएगा, नहीं तो घर में बहुत हंगामा होगा। यही कहकर अजीत वहाँ से चला गया। अजीत की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या, अजीत के बड़े भाई अरुण में आखिर क्या कमी है कि वो मुझे खुश नहीं रख पाएंगे। सच्चाई ये थी कि अभी तक मैंने अपने पति अरुण को ठीक से देखा भी नहीं था, बस नाम सुना था, क्योंकि मेरी शादी पर्दे में की गई थी। आज के ज़माने में ये पर्दा कहाँ, पर मेरे घर वाले बड़े पुराने ख्यालात के थे, इसलिए मेरी शादी पर्दे में हुई। अभी मैं यही सोच विचार रही थी, तभी फिर एक बार मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद इस बार मेरे पति अरुण थे। मैं नीचे सिर झुका बैठ गई। अरुण ने मेरा घूंघट उठाया। घूंघट उठाते ही उन्होंने कहा, पायल तुम बहुत खूबसूरत हो। पर मेरी नज़र जब उनके चेहरे पर पड़ी तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि अरुण मेरे से दुगने उम्र के थे। अगर मैं 20 साल की थी तो अरुण 45 साल के थे। अरुण को देखते ही मेरे चेहरे का रंग उतर गया और मुझे समझ में आ गया कि अरुण का छोटा भाई अजित मुझसे अपने बड़े भाई के बारे में ये सब क्यों कह रहा था। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर अरुण ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। उनकी बातों का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मेरे आंसू देखकर अरुण ने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे और कहा, पायल तुम रो मत। हाँ ये बात सच है कि मैं तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ, पर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अरुण की इन मीठी मीठी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। रोते रोते मन ही मन मैं अपने किस्मत को कोस रही थी। वाकई में मैं बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद मेरा पति मेरी उम्र के दुगनी उम्र का था। ये सब मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मेरा रोना देखकर अरुण ने मुझसे कहा, पायल जी आप चाहे तो मैं आपको कुछ दिनों का वक्त दे सकता हूँ। आपकी मर्जी के बिना मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यही कहते हुए अरुण ने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर सो गए। अगली सुबह अरुण जी मुझे खुश करने के लिए लाख कोशिश कर रहे थे, पर मेरे चेहरे का रंग उतरा का उतरा था। इसी तरह करते करते 1 से 2 दिन निकल गए, पर मैं खुश नहीं थी। ये सब देखकर एक दिन अजीत ने मुझसे कहा, भाभी मैंने कहा था ना, भैया आपको खुश नहीं रख पाएंगे। बुरा न मानिए तो मैं आपसे एक बात कहूँ। मैंने दबे शब्दों में कहा, क्या। अजीत ने कहा, भाभी आपकी उम्र और मेरी उम्र लगभग बराबर है। मेरी और आपकी जोड़ी खूब जमेगी। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आपकी मर्जी हो तो मैं और आप ये घर छोड़कर बहुत दूर किसी दूसरे शहर में जाकर वहीं शादी कर लेंगे। अजीत के मुंह से ये सब सुनकर मेरे चेहरे का रंग खिल गया। वाकई में मेरी और अजीत की जोड़ी खूब जमती, क्योंकि अजीत मेरे ही हम उम्र का था और दिखने में बहुत खूबसूरत भी। मैंने अजीत से कहा, ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी।
अभी तुम्हारे भैया के आने का वक्त हो गया, तुम यहाँ से जल्दी जाओ। अजित ने कहा, ठीक है, पर भाभी इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। यही कहकर अजित वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद अरुण घर पर आ गए। अरुण मेरे लिए एक सरप्राइज तोहफा लाए थे। उनके हाथ में एक लिफाफा था। वो लिफाफा मेरे हाथ में पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, इस लिफाफे को खोलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। दबे मन से मैंने उस लिफाफे को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, ठीक है, देख लूँगी। यही कहकर मैं किचन की तरफ चाय लेने के लिए बढ़ी। अरुण ने मेरा हाथ तेजी से पकड़ते हुए खींचकर अपने पास बिठाया और कहा, नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए, पहले तुम इस लिफाफे को खोलो और देखो इसमें है क्या। अरुण ने काफ़ी जिद की, इसलिए मैंने उस लिफाफे को खोला तो देखा हमारा हनीमून टिकट था। मुझे अरुण के साथ हनीमून जाने में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उनसे कहा, अरुण जी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं घर पर ही रहना है। अरुण ने मुझे समझाते हुए कहा, नहीं पायल, तुम कहीं बाहर जाओगी तो तुम्हारा मूड फ्रेश होगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। उस दिन अरुण ने मुझे बहुत समझाया पर मैं नहीं मानी। मैंने अरुण से कहा, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। अगले दिन अरुण जब ऑफिस गए तो अजित ने मुझसे कहा, भाभी आपको भैया के साथ हनीमून जाना है कि नहीं जाना ये तो मैं नहीं जानता, पर आप उनसे झूठ में हाँ बोल दीजिए कि मुझे जाना है, क्योंकि हनीमून जाने के लिए आप भैया से शॉपिंग की बात करिएगा। पर भैया को शॉपिंग कराने की फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि भैया के ऑफिस में ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए मजबूरन वो आपको मेरे साथ शॉपिंग कराने के लिए भेज देंगे और हम दोनों उसी दिन ये शहर छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। मुझे अजित की बातें ठीक लगी, क्योंकि यही एक मौका था जिस वजह से मुझे अरुण से छुटकारा मिल जाता और अजित जैसे यंग और खूबसूरत इंसान का साथ। मैंने अजित से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भागने को तैयार हूँ। अजित ने मुझसे कहा, पर भाभी आप भैया के साथ इस तरह बर्ताव मत करिए, वरना उनको शक हो जाएगा। आज शाम भैया जब ऑफिस से घर आएंगे तो उनके साथ आपका बर्ताव नॉर्मल होना चाहिए, उनको ऐसा लगे कि आप अब उन्हें पसंद करने लगी हैं। मैंने कहा, ठीक है। शाम को अरुण जब घर आए तो मैंने मुस्कुराकर अरुण का स्वागत किया। आज पहली बार अरुण ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। ये सब देखकर अरुण ने मुझे गोद में उठा लिया और कहा, पायल, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे अपना लिया। आज मैंने उनके मनपसंद का खाना बनाया। हम सब मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाए। पर जब रात का वक्त आया तो अरुण ने मुझसे कहा, पायल, क्या अभी भी तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी? यही कहते हुए अरुण ने मेरे माथे को चूम लिया। अरुण की ये नज़दीकियाँ देखकर मैं घबरा गई कि अब क्या होगा। अगर मैं अरुण के करीब आ गई तो अजीत मुझे अपनाएगा कि नहीं। यही सब सोचते हुए मैंने बात को संभालते हुए अरुण से कहा, अरुण जी, इतनी भी जल्दी क्या है? अगले 1-2 दिनों में हमें हनीमून भी जाना है। अब सारी दूरियां वहीं पर ख़त्म कर लीजिएगा। रात बहुत हो गई है, अगली सुबह मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि हमें शॉपिंग भी तो जाना है। शॉपिंग की बात सुनकर अरुण ने कहा, माफ़ करना पायल, मैं तो भूल ही गया, कल मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पाऊँगा। बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, बताइए क्या बात है? तुम कल शॉपिंग के लिए अजीत के साथ चली जाना, मैं तो यही चाहती थी। पर फिर भी मैंने कहा, ठीक है, पर आप रहते तो और अच्छा रहता। पर कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए, मैं चली जाऊंगी। अगले दिन अरुण के ऑफिस जाने के बाद मैंने और अजित ने अपने भागने की पूरी तैयारी कर ली और उनके ऑफिस जाते ही हम दोनों रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। अजित ने मुंबई के लिए तत्काल की टिकट ली। मैं और अजीत दोनों ट्रेन में बैठे और मुंबई के लिए रवाना हो गए। हम दोनों साथ में ट्रेन में बैठे तो थे, पर अचानक कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला, और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने आप को एक कोठे पर पाई। वो कोठा जहाँ पर हर रोज़ जिस्म को बेचा और ख़रीदा जाता। अपने साथ ऐसा होता हुआ देख मेरे होश उड़ गए और मुझे तुरंत समझ में आ गया कि अजित ने मेरे साथ धोखा किया। पर अब तो जो होना था सो हो गया था। मैं फूट फूट कर बस रो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोठे पर मेरा पहला दिन था, इसलिए वहाँ पर मुझे समझाया जा रहा था कि अगले दिन से तेरी भी बोली लगेगी, इसलिए अभी से समझ जा, ज़्यादा नखरे मत करना,
जो मर्द तुझे पसंद करेगा चुपचाप उसके साथ चली जाना। अपने साथ ये सब होता हुआ देख अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पति अरुण की याद आ रही थी कि मैं अपने पति अरुण को धोखा नहीं दी होती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। भले ही अरुण मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे पर वो एक अच्छे इंसान थे। यही सब सोच सोच कर मैं बस रो रही थी। वो दिन भी आ गया जब मेरी बोली लगने लगी, मेरे जिस्म का सौदा होने लगा। उस दिन मैं बहुत रोई, वहाँ के लोगों के पैर पर गिर गई पर किसी ने मेरी एक न सुनी और मेरे जिस्म का सौदा कर दिया गया। शादी से लेकर आज तक अभी तक मैं कुंवारी ही थी। मैंने अपने भगवान जैसे पति को अपने जिस्म को छूने तक भी नहीं दिया था पर आज उस जिस्म का सौदा हो चुका था। मैं चाह कर भी अपने आप को बचा नहीं पाई और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। यह सिलसिला अगले 2-4 दिनों तक मेरे साथ चलता रहा पर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी या मेरे पूर्व जन्म का कर्म कि मेरे पति अरुण मुझे ढूंढते हुए उस कोठे पर आ गए जहाँ पर मैं थी। उन्हें देखते ही मैं उनके पैर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उनके गले लगने की तो मेरी हैसियत ही नहीं थी। क्योंकि जो गलती मैंने उनके साथ की थी अब मैं उनके काबिल नहीं बची थी। पर उनका दिल इंसान का दिल नहीं बल्कि भगवान का था। उन्होंने अपने पैरों से उठा मुझे सीने से लगा लिया और कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और उनके साथ पुलिस भी आई थी। पुलिस ने मेरा बयान लिया। मुझसे पूछा गया कि क्या आप इस कोठे पर अपनी मर्जी से आई हैं। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और अरुण जी से कहा, अरुण जी अब मैं आपके काबिल नहीं हूँ। अरुण जी ने कहा, पायल गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं। मैं मानता हूँ कि तुमने गलती की है पर वो गलती तुमने किसी के बहकावे में आकर की है। अजीत को पुलिस पकड़कर ले गई। अगर तुम उस गलती का प्रायश्चित कर मेरे साथ रहने को तैयार हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर अपनाने को तैयार हूँ। अरुण जी के मुंह से ये बात सुनकर मैं सहमति में अपना सिर हिलाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। अरुण जी ने फिर एक बार मुझे अपने सीने से लगा लिया। अब मैं अरुण जी के साथ उनके घर बड़े प्यार से रहने लगी और अपना तन मन सब कुछ उन्हें सौंप दिया। भले ही अरुण जी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी व्यतीत कर रही हूँ पर मेरे दिल में हमेशा इस बात की कसक रहती कि मैंने अपने भगवान जैसे पति को धोखा दिया। वो तो अरुण जी का दिल बहुत बड़ा है। अगर वो मुझे माफ़ कर अपनाए नहीं होते तो आज मेरी ज़िंदगी उस जिस्म के बाजार में सिमट कर रह जाती। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।